नमस्कार। फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा की IC-814 सीरीज नेटफ्लिक्स पर है। आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से लगातार शोर इस सीरीज को लेकर हो रहा है। नेटफ्लिक्स की जो परंपरा है और अनुभव सिन्हा की जो लॉयल्टी है, उस परंपरा के हिसाब से इस प्रोपेगेंडा फिल्म में वो सब है जो कि ISI को चाहिए था। ISI के इमेज मेकओवर के लिए चाहिए था। ये अनुभव सिन्हा का शेयर क्राफ्ट ब्रिलियंस है कि उन्होंने प्रोपेगेंडा फिल्म को ऐसा बनाया है कि वो प्रोपेगेंडा नहीं दिखे। चाशनी में डुबोकर जहर को उस तरीके से पेश किया है कि खाने वाले को एहसास हो ही ना कि खाने में जहर है। कि अनुभव सिन्हा की इस फिल्म में शेयर प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा ISI के लिए क्या है प्रोपेगेंडा, मैं आपको समझाता हूं। इस सीरीज में पाकिस्तान का ISI का रोल पूरी तरह से निगेट करने की कोशिश की गई है। अनुभव सिन्हा की सीरीज में पाकिस्तान के रोल यानी ISI का जो ऑपरेशन था, इस पूरे हाईजैकिंग का, उसको पूरी तरह से निगेट करने की कोशिश की गई है, जो कि एक स्टैब्लिश्ड फैक्ट्स है। उन्हें झुठलाने, उनकी जगह ऐसे तर्क स्थापित करने की कोशिश की गई है कि अगर आपको लगे कि भाई ये तो फैक्ट था, उसकी जगह एक पैरेलल फैक्ट्स खड़े किए गए हैं। ISI का रोल पूरी तरह से झुटलाना संभव नहीं था क्योंकि इसके ढेरों सबूत थे। जैसे एक डिप्लोमेट विस्फोटक के साथ काठमांडू में गिरफ्तार होता है। अब मेकर्स इसको कैसे निगेट करें? तो मेकर्स ने काठमांडू को सच को नहीं झुटलाया। इसको माना कि ISI का रोल था जरूर, लेकिन सिर्फ काठमांडू में हेल्प करने तक, बाकी और कहीं नहीं था। ना हाईजैकर्स उसके आदमी थे, ना प्लान बनाने में ISI का रोल था, ना मसूद अजहर को छुड़ाने में उनका रोल था, ना आतंकियों के साथ उनके किसी तरह के रिश्ते थे। यानी पूरे ऑपरेशन में अगर कोई रोल ISI का था तो सिर्फ और सिर्फ काठमांडू में हेल्प करने तक, बाकी ISI का कोई लेना देना नहीं था। पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था। हां, अगर था तो उसमें संभवतः ओसामा बिन लादेन का कोई नाता हो सकता था या फिर तालिबान का। और यह भी कोशिश की गई है बताने की कि ओसामा बिन लादेन और तालिबान का इसमें हाथ था, लेकिन उनसे भी ISI का कोई संबंध नहीं था। हाईजैकर्स के रिश्ते ISI से थे, यह तथ्य मौजूद है, यह फैक्ट्स मौजूद है। एक स्थापित तथ्य यह है कि अमजद फारूकी जो हाईजैकर्स के साथ था, यानी उस पूरे हाईजैकिंग में जो उसको लीड कर रहा था, प्लेन पर था, वो सीधे सीधे ISI का पाला हुआ एसेट था। इसको भी बड़े शातिराना अंदाज में बताया गया है कि कैसे वो एक जमाने में ISI का एसेट हुआ करता था, एक जमाने में ISI के लिए काम करता था, लेकिन बाद में वो मुल्ला उमर और ओसामा का आदमी हो गया था। उसके बाद उसका ISI से कोई लेने देना नहीं था। एक सीन में जब भारतीय एजेंसी के अफसर समझने के लिए माथापच्ची कर रहे होते हैं कि आखिर हाईजैक क्यों हुआ, तो समझाने की नरेशन आता है। नरेशन में नरेटर कहता है कि वो कौन लोग थे जो उसे छुड़ाना चाहते थे, यानी मसूद अजहर को। काठमांडू में क्लियरली ISI का हाथ था, लेकिन अमजद फारूकी, लेकिन अमजद और ISI साथ काम करेंगे ये इम्पॉसिबल था। यानी अमजद फारूकी जो है, जो एक जमाने में ISI के, जिसको ISI ने क्रिएट किया था, वो साथ में काम करेंगे ये इम्पॉसिबल है। ये नरेशन में इस सीरीज में कहा गया। नरेशन के बाद में विदेश विभाग के अफसर DRS वो भी एक डायलॉग के जरिए इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको और स्थापित करने की कोशिश करते हैं। DRS कहते हैं, आई एग्री विद IB एंड रॉ, अमजद ISI के लिए काम नहीं करेगा। यानी इसमें यह भी बताया गया कि ये IB और रॉ का मानना है, और वो जो विदेश विभाग के अफसर है वो भी यही मानते हैं। यानी सब में आम राय थी, वो इस सीरीज में कहा गया है। यानी क्लियरली जो हाईजैकर्स का लीड था अमजद फारूकी, उसको यह बता दिया गया कि उसका ना तो पाकिस्तान से कोई लेने देना था, ना ही ISI से। एक और जो हाईजैकर था, दूसरा हाईजैकर चीफ, जो कि मसूद अजहर का भाई था। लेकिन आप सोचेंगे कि मसूद अजहर का भाई है, वो कैसे ओसामा के संपर्क में आया? मतलब ISI का तो काम था नहीं, अब ओसामा ने किया, लेकिन वो ओसामा के संपर्क में कैसे आया होगा? तो इसको भी समझाने के लिए जो मेकर्स है उन्होंने बताया है कि दरअसल मसूद अजहर का जो बाप था अल्लाह बख्श, वो एक जमाने में बड़ा जिहादी हुआ करता था। पाकिस्तान में उसके बड़े मदरसे चलते थे और उसका जो इस्लामिस्ट दुनिया में बड़ा सिक्का चलता था, और ओसामा बिन लादेन उसकी इज्जत करता था। बस उसी इज्जत को बनाए रखने के लिए ओसामा बिन लादेन ने अल्लाह बख्श की, यानी मसूद अजहर के
बाप की मदद की थी। यानी ओसामा की मदद करेगा, इसका जो कनेक्शन निकाला गया है वो ये कि दरअसल वो तो मसूद अजहर के बाप के लिए ओसामा बिन लादेन काम कर रहा था और इसीलिए मसूद अजहर का भाई हाईजैकर बन के आया था, ये भी स्थापित करने के। लेकिन अगर आप पूरे रिसर्च करेंगे या इंटरनेट पे देखेंगे, गूगल पे देखेंगे, कहीं भी देखेंगे कि मसूद अजहर का बाप क्या वाकई ऐसा था, तो आपको समझ में आएगा कि हां, वो एक देवबंदी, एक कट्टरपंथी संगठन से जुड़ा हुआ एक क्लैरिक यानी एक मौलाना जरूर था, लेकिन उसका कहीं भी ऐसा संबंध नहीं था कि ओसामा तक उसका नाम पहुंचे और ओसामा उसकी इज्जत करे। वो एक अदना सा आदमी था, लेकिन ओसामा का हाथ स्थापित करने के लिए एक नए तथ्य, नए एक पैरेलल रियलिटी करने की कोशिश इस सीरीज में की गई। एक और हाईजैकर्स तो दिखाया गया है, बर्गर, अंग्रेजी बोलने वाला है, मासूम सा हीरो टाइप। उसका एक एयर होस्टेस के साथ कोई रोमांटिक एंगल नहीं बनाया गया, बस यही गनीमत समझिए। हाईजैकिंग के इस केस में एक और तर्क था, बड़ा स्थापित तर्क है कि पाकिस्तान करगिल वॉर का बदला लेना चाहता था, लेकिन इस एंगल को भी बड़े सलीके से ऐसा रंग दिया गया है कि मत पूछिए। करगिल वॉर का परिचय सुनिए आप। करगिल वॉर का परिचय जब दिया जाता है नरेशन में, तो उस वक्त नरेटर कहता है मई 1999 करगिल में हिंदुस्तानी सेना पर पाकिस्तान की तरफ से एक हमला हुआ। पाक आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने कहा कि वो पाकिस्तानी सेना नहीं है बल्कि लोकल ट्राइबल्स है। काफी हिंदुस्तानी कैजुअलिटीज हुई इसमें। 2 महीने बाद हिंदुस्तानी एजेंसी ने चाइना में जनरल मुशर्रफ का एक फोन टैप किया। इस रिकॉर्डिंग में साफ था कि करगिल पर हमला पाकिस्तानी सेना ने ही किया था। यह प्रोफाइलिंग है कि करगिल क्या था। करगिल में भारतीय सेना पर हमला नहीं था, बल्कि करगिल के एक बड़े क्षेत्र पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था। वो एक सोचा समझा युद्ध था, कुछ सैनिकों पर हमला नहीं था। और उसके लिए जिस तरीके से बताया कि काफी हिंदुस्तानी कैजुअलिटीज हुई थी, भारतीय सैनिकों ने जी जान लगाकर विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान गंवाकर भारत की भूमि को वापस पाया था। और उसमें जो मारे गए हमलावर थे वो पाकिस्तान की सेना के जवान थे। ये जब उनकी लाशें मिली उससे स्थापित हुआ, उनके डॉक्यूमेंट्स मिले कि हमले के कहीं बाद मुशर्रफ के फोन टैप करने से कुछ स्थापित नहीं हुआ था। लेकिन इस तरह करगिल वॉर को, करगिल युद्ध को इस तरीके से बताया गया कि छोटा मोटा हमला हुआ होगा और उसमें बस बाद में पता चला टेप से, उसको भी एक तरीके से झुठलाने की कोशिश की गई। और फिर और भी तथ्य हैं। अगर आपने उस समय हाईजैकिंग की रिपोर्टिंग को देखा सुना होगा तो आप तर्क कर सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का रोल ना हो। उस वक्त तो मीडिया में यही सब चल रहा था। उसको भी अनुभव सिन्हा ने बड़े सलीके से घुमाया है और बताने की कोशिश की गई है कि दरअसल ये तो भारतीय एजेंसियों द्वारा छेड़ा गया सिगुफा था, ताकि प्रेस जो है पाकिस्तान के नाम में उलझी रहे और एजेंसीज के अफसर अपना काम करते रहे। ये भारत की एजेंसियों का छेड़ा हुआ तर्क था। यह बताया है अपनी सीरीज में। एजेंसीज के अफसर के बातचीत के कुछ डायलॉग सुनिए। एक कहता है कि किसके लिए काम करता है अमजद फारूकी। दूसरा कहता है कि आईएसआई, बता तो रहा हूं, आईएसआई के लिए काम करता है, बदला लेना चाहता है जनरल साहब का। तीसरा, इट्स अ स्टोरी फॉर प्रेस टू बाय। बट चौथा, प्रेस का तो आईएसआई को दे दो, पर अंदर क्या बोलना है। यानी इस पूरे डायलॉग में बड़े सटल तरीके से बोला गया कि ये तो प्रेस को बाय करने के लिए, प्रेस अपना काम करती रहेगी और प्रेस को आईएसआई बेचो। एक और सीन है जिसमें 2 आईबी के टॉप ऑफिसर्स बात कर रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर कि किस तरीके से भारत पर उंगलियां उठ रही है, बात की एजेंसी पर उंगली उठ रही है। तो उसमें डायलॉग है, आईबी का डिप्टी डायरेक्टर कहता है कि हमें आईएसआई के एंगल को मेंटेन करना चाहिए। डायरेक्टर और प्रेस, डिप्टी डायरेक्टर, प्रेस का क्या है सर, वो तो हमारा ऑफिशियल वर्जन अगर पाकिस्तान होगा तो वो पाकिस्तान ही बेचेगी, पाकिस्तान बिकता है तो बेचने दीजिए। तो डायरेक्टर कहता है तो ठीक है, पीआरओ को बुलाओ। तो ये इस सीन में भी सिर्फ और सिर्फ ये कि सच को छुपाने के लिए ये तो भारतीय एजेंसियों का शिगुफ था, इसीलिए तमाम भारतीय मीडिया में सिर्फ पाकिस्तान और आईएसआई द्वारा साजिश की बातें हो रही थी। ये है सच। सीरीज के अंत में अगर ऐसे बहुत सारे सीन हैं, फिर भी सीरीज के अंत में अंतिम सीन में कहते हैं जो
नैरेटर है वो कहता है कि उस रात ओसामा बिन लादेन का घर टर्नक किला, उसमें 5 हाईजैकर्स और 3 आतंकवादियों के वापस आने पर जश्न का इंतजाम था। और इस हाईजैक में आईएसआई का इतना कम संबंध था कि उन्हें जश्न में शामिल तक नहीं होने दिया गया। इसको नैरेटर बाद में बाकायदा बताने की कोशिश करता, कोई शक शुबा न बचे कि आईएसआई था ही नहीं। इस पूरी सीरीज में यह भौंडी कोशिश इतनी क्रिस्टल क्लियर थी कि खाटी कांग्रेसी और वॉक जर्नलिस्ट वीर सांघवी, जो कि उस समय हाईजैक के समय हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर था, वो भी इसको पचा नहीं पाए। वीर सांघवी लिखते हैं, एक ट्वीट करके वो लिखते हैं कि आई डोंट थिंक इट नेसेसरली ग्लोरिफाइज टेररिस्ट बट इट इज नेसेसरली अ पीआर जॉब फॉर द आईएसआई एंड इट गोज टू ग्रेट लेंथ्स टू व्हाइट वॉश आईएसआई's ऑपरेशन। आई थिंक द मेकर्स वर इग्नोरेंट, नाइव एंड मिसलेड। इसको हिंदी में बताता हूं। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इसमें आतंकवादियों का बेजा महिमा मंडन किया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर यह आईएसआई की छवि बनाने का एक घटिया प्रचार है। आईएसआई के ऑपरेशन के सबूतों को मिटाने के लिए मेकर्स ने सारी हदें पार कर दी। मुझे लगता है कि मेकर्स मूर्ख हैं, शातिर हैं और बहकाए गए हैं। सिर्फ इस सीरीज में सिर्फ यही कोशिश नहीं थी, बल्कि और भी कई नुआंसेस हैं जो कि अक्सर हर एक फिल्म में होते हैं। मसलन कि किस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज को, इस्लाम को अलग रखा जाए। हर बार ये बताने की कोशिश होती है कि अच्छे मुसलमान अलग है, आतंकवादी तो अलग है। इस मूवी में भी, इस सीरीज में भी ऐसा ही किया गया है। एक सीन है जब दुबई में एयरपोर्ट पर, जो दुबई एयरपोर्ट में जो कर्मचारी हैं, वहां पर काम करने वाला दुबई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो हाईजैकर्स को कहता है कि हम अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं। तो हाईजैकर कहता है कि हमें अच्छा मुसलमान बनाना सिखाओगे, हिंदुस्तानी हो? तो बदले में जो कर्मचारी है दुबई एयरपोर्ट पर, वो कहता है कि वो कुरान की एक आयत दोहराता है जो अक्सर आपने बेजा सुनी होगी। एक बेगुनाह को मारा, कुरान में कहा गया है कि एक बेगुनाह को मारा तो गोया सारी इंसानियत को मारा, और एक बेगुनाह को बचाया तो गोया सारी इंसानियत को बचाया। और फिर पाकिस्तान में बाद में वो कहता है कि पाकिस्तान से हूं। पूरी कोशिश है बताने की कि पाकिस्तान का आम नागरिक भी सच्चे मुसलमान है। हर एक मूवी में ये होता है, अलग से जबरन एक सीन डाला जाता है ये बताने के लिए कि पाकिस्तान का आम मुसलमान एक सच्चा मुसलमान है और उसका आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं है। जेल में मसूद अजहर के डायलॉग आप सुनिए, उसमें भी समझ में आया कितना ह्यूमेन सा मसूद अजहर है और सिर्फ अपने कोज के लिए काम कर रहा है। इसी तरह जो हाईजैकर्स है, उनके ह्यूमेन फेस को दिखाने की कोशिश की गई है। नाम तो आपने सुना ही होगा कि नाम किस तरीके से रखे हैं। उसको छोड़ भी दें तो एक आतंकी जो कि बर्गर है, आप अलग अलग सीन्स में देखिए कैसे अंताक्षरी खेल रहा है, कैसे यात्रियों की मदद कर रहा है। एक सीन में जो सबसे खतरनाक आतंकी इसमें दिखाया गया है, यानी जो अमजद फारूकी डॉक्टर, वो पायलट के साथ उसको सिगरेट ऑफर करता है, और जब पायलट ये कहता है कि एयरक्राफ्ट में अलाउड नहीं है सिगरेट, तो वो भी सिगरेट वापस रख देता है, सिगरेट नहीं पीता क्योंकि एयरक्राफ्ट पे अलाउड नहीं है। सोचिए कितना ह्यूमन आतंकी था। हाईजैक कर लिया लेकिन फ्लाइट में सिगरेट नहीं पिएगा। बड़ा दर्द है, बड़ी इंसानियत है यानी उसमें। ऐसे ही बर्गर से जो एक आतंकी है, उससे एक सीन में एरस्टस कहती है कि बड़े दोस्ताना अंदाज में वो कहती है कि बर्गर, आधे से ज्यादा लोग वेजिटेरियन है, तो बर्गर कहता है कि हाँ उनके लिए भी खाना आएगा, इंतजाम हो रहा है, ठहरिए। बड़ा ह्यूमन सा डायलॉग है। अब आप सोचिए, इन पूरे सीन्स को देखकर आपको लगेगा कि भाई है तो आतंकी, लेकिन इंसानियत है इनमें भी, इतने बुरे भी नहीं है। भले ही 2-4 लोगों को मार दिया हो, लेकिन है तो ये भी इंसानी बेचारे। ये कहीं ना कहीं एक नरेशन खड़ा करने की कोशिश है। आप भी देखिए सीरीज और देखकर बताइए कि जो तर्क, जो बातें मैंने कही हैं वो सही हैं या मैं बेजा बोल रहा हूं। कमेंट्स करके बताइए। जय हिंद, नमस्कार।